चलिए तो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग कृष्णा सिंह के साथ में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 10th क्लास का सिलेबस है ना, 10th क्लास में पढ़ना होता है। कई बार टीचर लोग ढंग से नहीं पढ़ाते इस चीज को, बच्चे स्किप कर देते हैं, पर ये जरूरी है ना। 10th क्लास में अगर इसको डिटेल में पढ़ ली तो लाइफ में बहुत यूज होता है, कभी ना कभी यूज होता है। तो इस तरह की चीजें आप केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं है ना, इसको 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे भी जान सकते हैं, 11th 12th और जो कॉमन इंसान है वो भी देख सकते हैं, सबके लाइफ में लगभग इसका जरूरत पड़ता है एक ना एक बार, ठीक है ना। तो हाँ, आप लोग के बाद में, शादी के बाद में जरूरत पड़ेगा, किसी किसी को पहले भी जरूरत पड़ता है, ठीक। तो लेकिन जरूरत पड़ेगा इसका। तो इसको समझ ले आखिर है क्या और क्या क्या। जैसे आजकल बहुत सारी चीज को देखते हैं कि गर्ल्स वगैरह पहले मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी सुनते हैं न्यूज में 15 साल पे, 14 साल पे, 16 साल पे। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती है कि प्रेगनेंसी को रोका जाए, और ऐसा ना हो तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे, हेल्थ पे, आगे भी दिक्कत होता है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से सारी दिक्कतें ना हो ना, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक। तो पहले समझ लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कुछ बात बीच बीच में करते रहेंगे ना इसके अकॉर्डिंग। तो जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, या मेल का पढ़े या फीमेल का पढ़े। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जिसको पहले वाले को बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन, ठीक, और दूसरे को क्या बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। ये प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी ऑर्गन क्या होता है, ये समझ लेना जरूरी है। प्राइमरी का मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिसके वजह से हम डिटरमिन करते हैं कि कोई लड़का है या लड़की है। जैसे किसी को देखकर हम बता सकते हैं, या बर्थ जब होता है तो हॉस्पिटल में क्या पता चलता है, तुरंत न्यूज आता है कि वो लड़का हुआ है, लड़की हुआ है ना। तो जो ऑर्गन देख करके हम पता करते हैं उसी को बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जैसे अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, हम पेनिस को देख के बता सकते हैं कि क्या है ये प्राइमरी हो गया, ठीक है ना। तो मेल में क्या हो गया, ये प्राइमरी, इससे बता सकते हैं कि मेल है। उसी तरह फीमेल में हम क्या करते हैं, फीमेल में जो मेन ऑर्गन होता है देख करके नहीं, बल्कि यहाँ से क्या इसको हम डिटरमिन करते हैं, ठीक है ना। इसके वजह से हम क्या बताते हैं ये प्राइमरी है, ठीक, क्योंकि फीमेल में यही ऐसा ऑर्गन है जिसके वजह से कोई फीमेल बेबी प्रोड्यूस करती है, अदरवाइज नहीं करेगी, है ना। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन की बात करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी ऑर्गन की ग्रोथ को कराता है ना। जैसे कोई बड़ा हो रहा है, और लेडीज में क्या बात कर सकते हैं हम, मदर साइड में बात कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट, है ना। तो ब्रेस्ट डायरेक्टली मतलब रिप्रोडक्शन के लिए नहीं जरूरी होता है, लेकिन क्या है, वो सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन को। तो ब्रेस्ट हो गया। और जनरली अगर बात करें तो ग्लैंड्स, क्या ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स नहीं जानते हैं तो हार्मोन्स को रिलीज करना। जैसे मेल में हार्मोन्स रिलीज होता है एक एज पे, और फीमेल में क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है एक एज पे, है ना। तो ये हार्मोन्स रिलीज करने के लिए क्या होते हैं, ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब देखेंगे आप, ठीक है ना, ठीक। ये सब ट्यूब, तो ये सब ट्यूब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। और ये हम क्या पढ़ेंगे अब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। मैं लिख दिया इसको FRS, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी गर्ल्स का अगर बर्थ हो जाता है तो बेबी छोटे से बड़ी होती है। तो बड़ा होते समय हम क्या देखते हैं, जन्म के साथ से ये उनके पास में एक ऑर्गन्स होता है, ठीक है ना। इस ऑर्गन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी उनके जन्म के साथ ही होता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी ओवरी में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इसमें एग रहता है छोटा छोटा, बहुत ज्यादा एग रहता है, ठीक। तो होता क्या है, जनरली इसको समझते हैं कि जैसे गर्ल्स बड़ी हुई तो अब मतलब 11 साल या 12 साल के करीब उनके साथ में क्या हो जाता है, बॉडी की इनलार्जमेंट हो जाते हैं और हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन से हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, ओवरी के अंदर एग होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए।
तो ये धीरे धीरे क्या होगा, साइज बढ़ेगा और इसके अंदर थाउजेंड से क्या होते हैं, छोटे छोटे एग्स, ठीक। तो इस एज पे आने के बाद में क्या हो जाता है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम समझते हैं क्या होता है, धीरे धीरे समझेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है मतलब यहाँ से गर्ल्स कैपेबल होने लगती है धीरे धीरे किसका, बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, न्यू बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। ये एज हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लासों में, हम लोग पढ़ चुके हैं। बचपन में क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस में, आप पिबर्टी एज में क्या होता है, पिबर्टी एज में ये सब चीजें होने लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे एग है, तो हर मंथ में क्या होता है, मतलब ये साइकिल इसलिए बोलते हैं कि ईच मंथ में क्या होता है, ये रिपीटेशन होता है। ईच मंथ का मतलब लगभग 28 डेज, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। जब गर्ल्स यंग होती है, मतलब 11, 12, 13, 14 साल की होती है, उस टाइम पे क्या हो सकता है, टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है, 28 दिन हो, 30 दिन हो सकता है, 25 दिन हो सकता है, पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये रेगुलर हो जाता है। और 28 डेज पे 28 डेज पे होता क्या है, इसमें से एक नया एग का रिलीजमेंट होता है, ठीक है ना, हर 28 डेज पे, ठीक। और ये रिलीज होकर के क्या होता है, ये एग रिलीज हो गया और यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे आया और रेडी हो गया है। किस चीज के रेडी हो गया है, फर्टिलाइज होने के लिए। तो फर्टिलाइज कैसे होता है, इसके लिए फीमेल पार्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो फीमेल पार्ट से क्या आता है, यहां से आता है आपका क्या आता है, स्पर्म, क्या आता है, स्पर्म, ठीक। और ये स्पर्म एंटर करता है यहाँ से। ये फिगर से आप देख सकते हैं किस पार्ट का क्या नाम है, ये आप जानते हैं और देख कर भी समझ सकते हैं। तो ये स्पर्म यहाँ से एंटर करता है और एक साथ बहुत सारा स्पर्म एंटर करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे माना जाता है कि अगर बेबी प्रोड्यूस करना है तो लगभग 7 ml की क्या चाहिए, लगभग 7 to 8 ml तक क्या चाहिए होता है, स्पर्म चाहिए होता है, ठीक है ना। और आप जानते हो कि इसमें कितने सारे सीमेन, इसको क्या बोलते हैं, जनरली हमको क्या चाहिए, सीमेन चाहिए, इतना सा सीमेन चाहिए 7 ml तक, मतलब फर्टिलाइज कराने के लिए एग को। तो यहाँ से स्पर्म इंटर करेगा और यहाँ पे आएगा, तो बहुत सारा इसमें क्या होता है, आप जानते हैं जब भी टेस्ट करवाया जाता है तो स्पर्म काउंट का टेस्ट होता है। मतलब कोई भी मेल अगर इनफर्टाइल है, अगर वो बेबी प्रोड्यूस करने के लायक नहीं है, तो उसको माना जाता है कि अगर इससे कम है, अगर उसके पास में इससे कम है स्पर्म काउंट, तो क्या हो जाता है 7 ml का, मतलब इसमें लगभग कितने होते हैं, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, ये स्पर्म अंदर आया, इसमें वेजाइना में स्पर्म अंदर आता है और अंदर आने के बाद क्या हो जाता है, सर्विक्स के थ्रू, ये सर्विक्स के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, यूटेरस, क्या है, ये यूटेरस, ये ना पूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आने के बाद में इसको कहाँ जाना है, अंदर जाना है, ठीक है ना, अंदर। यहाँ पे ये रहा फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में ये फीमेल का एग और मेल पार्ट, कौन सा है, मेल पार्ट का स्पर्म क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा। और मिलने के बाद क्या बनाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, जाइगोट। तो जब दोनों मिल जाते हैं, मेल पार्ट का ऑर्गेन्स एग, सॉरी मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या एग, जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग प्लस क्या मिल रहा है, ये अब स्पर्म, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट। ये कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, ये कभी कभी आप पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो जानना जरूरी है, इसमें होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी से को कनेक्ट करता है किससे, ये आपका यूटेरस से, ठीक है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, देख रहे हैं कनेक्ट करा, तो इसमें हो जाता है फर्टिलाइजेशन। तो कभी कभी ये होता है कि यही बेबी क्या होता है, यहीं पे बड़ा होने लगता है, तो बड़ा होने लगेगा तो फैलोपियन ट्यूब तो पतला है, तो ये हो जाता है इन्फेक्शन, और इसके वजह से कभी कभी ऑपरेशन करने पड़ते हैं ना। तो ये डिमेरिट्स है, कभी कभी अचानक से ऐसे हो जाता है मिस्टेक। लेकिन ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा अंदर, ठीक। जब अंदर आएगा, ये वाल देख रहे हैं आप, ठीक है ना, इस वाल से ये जाइगोट क्या हो जाएगा, चिपकने लगेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो अब उसको जाइगोट नहीं करते, जब चिपकने लगता है तो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो आप लोग सुने होंगे भ्रूण हत्या, ठीक है ना। तो भ्रूण हत्या में क्या होता है, थोड़ा दिन के बाद में, मतलब 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना के बाद में क्या हो जाता है,
सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से क्या किया जाता है, या अनचाहा अगर प्रेगनेंसी हो गई बिना चाहे हुए ना, तो उसको हम क्या करते हैं, खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एम्ब्रियो को हम खत्म कर देते हैं। एम्ब्रियो को खत्म करने पे बहुत लेडीज के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो ये जब यहाँ पे अटैच हो गया जाइगोट, टिश्यू बन गया, क्या बन गया, अबे एक टिश्यू बन गया, तो क्या बोलते हैं इसको हम, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद धीरे 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 क्या हो जाएगा, अब बेबी बनना शुरू होगा ना, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स बनने शुरू होंगे, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये जो वाल देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से अटैचमेंट जब हो जाता है एम्ब्रियो का, तो उसको फेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम चेंज होने लगता है क्योंकि अब साइज बढ़ रहा है बेबी का, तो अब एम्ब्रियो ना बोल के क्या बोलते हैं, जब प्लेसेंटा से एम्ब्रियो अटैच हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बन जाता है, फेटस। क्या बन जाता है, या फिटस बोलते हैं, ठीक है, जो प्रोनाउंस किया जाए, फिटस बोलिए और फेटस बोलिए। तो पहले हुआ फर्टिलाइजेशन के वजह से क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट आया अंदर अंदर तो टिश्यू में कन्वर्ट होकर क्या बन गया, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब इस प्लेसेंटा से अटैच हो गया, तो प्लेसेंटा से अटैच होने के बाद क्या बोलते हैं, फिटस। और फिटस मतलब अब छोटा छोटा बेबी बन चुका है, ठीक है ना। अब बेबी बन गया है तो बेबी को क्या चाहिए, या तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मदर के नेवल्स के, हम कहते हैं मदर के नेवल से कनेक्टेड होता है, किसका नेवल्स, बेबी का नेवल्स। तो यही कनेक्शन होता है। और ये जो है आपका स्पॉन्जी टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। यही प्लेसेंटा क्या करता है, पूरा ब्लड से भरा होता है, ब्लड मतलब पूरा रेडिश होता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, बेबी को। बेबी या अभी बेबी पूरा नहीं बना हुआ ना, फिटस को। तो प्लेसेंटा का व्यवहार हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पहला वर्ड क्या होगा, प्लेसेंटा का वर्क देखना चाहे तो प्लेसेंटा करता है पहला काम तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन किसको, तो फ्यूटस को करता है ना। और दूसरा काम क्या करता है, अगर फ्यूटस के साथ कुछ रिलीज हुआ, मतलब एक्सक्रीट मटेरियल, जैसे हमारा स्वेटिंग होता है, कुछ भी होता है ना, रॉ मटेरियल जो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, तो बेबी जो बन रही है इसमें अंदर क्या होगा, यूटेरस के अंदर क्या होगा, बेबी भी रिलीज करेगी ना अपना कुछ वेस्ट मटेरियल, तो फिर क्या करता है, प्लेसेंटा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। तो क्या होता है, एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्ब करता है क्या, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ठीक। किसके द्वारा प्रोड्यूस, किसके द्वारा होता है, इस फीटस के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट मटेरियल, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये दो काम प्लेसेंटा का होता है। अब देखिए, अब ये प्लेसेंटा से काम चल रहा है, धीरे धीरे बेबी को सब कुछ मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिलते मिलते बेबी क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। तो आप देखते होंगे कि पेट धीरे धीरे क्या होता है, पेट बड़ा होने लगता है मदर का, और पेट बड़ा होने लगता है मतलब ये वाला साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और ये भी बहुत स्पॉन्जी होते जाता है। होते होते क्या होता है, मतलब जैसे ही 9 मंथ लगभग कंप्लीट होने वाला होता है, तो क्या हो जाता है, ये प्रेशर लगता है इसमें, और धीरे धीरे आउट होने लगता है बेबी, और बेबी आराम से, ये नेचुरली क्या हो सकता है, आउट भी हो सकता है, ठीक। पर इसके लिए जरूरी होता है कि थोड़ा बहुत ये फ्लेक्सिबल बना रहा है, ये पार्ट जितना फ्लेक्सिबल बना रहेगा उतना क्या होगा, बेबी मतलब ऐसे बिना ऑपरेशन के मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल नहीं है चीजें, तो फिर क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। और इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या होती थी, पहले की औरतें गाँव में क्या करती रहती थी, काम करती रहती थी, हर एक मतलब 1 महीने से लेकर के लास्ट मंथ तक भी काम करती रहती थी, जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो उनको बिना सिजेरियन मतलब बिना ऑपरेशन की बेबी आराम से प्रोड्यूस कर लेती थी। पर आजकल क्या होता है, न करने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन न करने की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, काम नहीं करने की वजह से क्या हो जाता है, ये हार्ड होने लगता है थोड़ा सा, और जिसकी वजह से हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, बेबी को काट के यहाँ से निकालना पड़ता है। ये तो हम केस तब पढ़ रहे थे जब यहाँ से एग रिलीज हुआ और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस एग का क्या होगा, ठीक, क्योंकि इसके पास तो बहुत एग है, इसके पास भी बहुत एग है, इमेच्योर है, हर महीने क्या होना है, एक क्या हो जाना है, रिलीज हो जाना है हर महीने। या तो मेल मिले इससे, नहीं, अगर मेल मिल रहा है इससे, फीमेल से, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल का फीमेल से मिलना हो अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, कई सारे नाम से जाना जाता है ना। मतलब ये पेनिस कहाँ पे जाता है, यहाँ पे वेजाइना में जाता है, ठीक है ना। तो पहला केस क्या बोलते हैं इसको, मेटिंग, ठीक, मतलब मेटिंग हो गया, ठीक। दूसरा इसको कोपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक, कोपुलेशन। और तीसरा क्या बोलते हैं इसको,
इंटरकोर्सेस, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ये मतलब तीनों एक ही का नाम है, मतलब पेनिस का कहाँ इंजर्ट होना है, वेजाइना में, ठीक है ना। इंटर हुआ तो ये कुछ मेटिंग होगा, अगर मैं बोलता हूँ मेटिंग हो गया, तो मेटिंग हो जाने के बाद में मिलियंस क्या है, कहा जाता है कि 1 ml स्पर्म है, ठीक है, कितने 1 मिलियंस, लगभग 1 मिलियंस, ठीक है ना, सॉरी 1 ml सीमेन में, सीमेन कौन प्रोड्यूस करता है, मेल। अभी देखिए इसको मेरे पार्ट को ना, 1 ml सीमेंस में कितने स्पर्म होता है, लगभग 1 मिलियन स्पर्म होता है, ठीक है। और यही स्पर्म काउंट अगर मेल में कम हो जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, बच्चा जन्म नहीं दे, मतलब बच्चा प्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होता है। एक मूवी था विकी डोनर, आप देखते होंगे, विकी डोनर में क्या होता है कि जो मेल रहता है वो शादी करता है, शादी के बाद में तो बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं रहता है, तो टेस्ट वगैरह होता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि लेडीज ही गलत है, लेकिन लेडीज को गलती से एक दिन हाथ में लग जाती है क्या, उसका रिपोर्ट, जो विकी डोनर का रिपोर्ट रहता है, ये बहुत पहले क्या करता था, स्पर्म को डोनेट करता था, तो इतना स्पर्म डोनेट कर चुका होता है कि उसके पास स्पर्म काउंट क्या हो गया होता है, बहुत कम हुआ होता है ना। इसी को मैं बोल रहा था कि 7 ml क्या चाहिए होता है, 7 ml एक बेबी, अगर 7 ml तक अगर है, सीमेन अगर है, तो सीमेन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो जाने के बाद में इससे ज्यादा होगा जाएगा, और जाने के बाद में 7 ml माना जाता है कि इसमें बहुत कितना 70, तो क्या होगा 7 मिलियन मतलब 70 लाख क्या होगा लगभग स्पर्म होगा, और ये इंटर करेगा, और स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक, एक टेल होता है और हेड होता है, ऐसे जाता है, इधर से निकलते गया अंदर गया, तो कुछ तो यहीं पे डेड हो जाता है, डेड होने के बाद कुछ अंदर जाता है तो डेड हो जाता है, कुछ यहाँ जाता है तो डेड हो जाता है, सब डेड हो जाता है, बस फाइनली क्या बचता है, जो सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि एक कितना है, एक एग है ना, एक ही एग रिलीज हुआ है, उसी से फर्टिलाइज होता है, मिल जाता है, समझिए यहाँ से मिलियंस लाखों में जा रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, बस एक का मेटिंग हो रहा है, और एक मीट होता है, वही फर्टिलाइज होता है, वही फिर क्या होता है, एक बच्चा बनने लगता है ना। तो कितना फाइट होता है, फाइट करने के बाद में क्या होता है, कोई इंसान जन्म लेता है यहाँ पे, है ना। क्यों इतना बर्बादी हो जाता है इसका, क्योंकि स्पर्म जो भी होता है ह्यूमन मेल का, मुश्किल से कहा जाता है कि 20 से 25 मिनट तक क्या हो सकता है, उसमें जिंदा रह सकता है। इस फीमेल का स्पर्म जो होता है क्या, कितने देर तक, लगभग 20 मिनट तक जिंदा रहता है। अगर 20 मिनट के अंदर में यहाँ पे अगर हो गया मेटिंग, इसका और इसका मेटिंग होगा एग से, तो बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेल का तो लगभग 20 मिनट तक होता है। फीमेल का क्या, फीमेल का कहा जाता है 1 से 2 दिन तक क्या होता है, एक जो यहाँ से रिलीज हुआ है ना, वो क्या होता है, वो अवेलेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। 1 से 2 दिन में अगर किसी वजह से चला गया, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। तो 2 दिख रहा है ना आपको, ये ओवरी कितना है, 2। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है, तो अगर इस एक मंथ में यहाँ से एक निकल रहा है, तो अगले मंथ में कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ठीक है ना। फिर अगले मंथ में यहाँ से, फिर अगले मंथ में यहाँ से। अगर स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, चांस बनता है। तो अगर नहीं होता फर्टिलाइजेशन, तो एक क्या हो जाता है, एक यहाँ से आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब से, देखिए यहाँ अंदर आ गया, अंदर आया, और जैसे यहाँ बनने लगता है एक रिलीज होने के लिए, तो ये प्लेसेंटा अपने आप को डिजाइन करने लगती है एक बेबी को रखने के लिए, ठीक है। अगर बेबी नहीं रखेंगे तो ये जो लाइनिंग होता है इसके अंदर, लाइनिंग क्या होता है, ये सब टूट जाता है, मतलब रप्चर हो जाता है, और एग के साथ में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है ना, बाहर। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं ना। तो ये सब निकल जाता है, तो इसके साथ देखते हैं ब्लड भी आता है, कुछ म्यूकस भी होता है, ठीक है ना, ठीक, और प्लस एग होता है, और ये हर मंथ में होना ही है, ठीक है ना, हर मंथ में होना है इस चीज को। इसीलिए ज्यादातर क्या होती है, कभी कभी वीकनेस हो जाती है गर्ल्स को, ब्लड की कमी हो जाती है गर्ल्स को, इसके वजह से, ठीक। ये तब केस होता है जब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ तब, ठीक। तो एक और केस बनता है इसमें, आप उसको देखिए। आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि कब ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल नहीं होता है, कब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, कब नहीं होता है। तो ये आप एक तरह से समझिए कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, 1 डेज है, और ये क्या है, लगभग 28 डेज। मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ, इतना दिन का होता है क्या, एक पीरियड्स, एक साइकिल्स होते हैं। तो 1 दिन हुआ, फिर मान लीजिए 2 हुआ, फिर 3 हुआ, मैं ऐसे चला जाता हूँ कहाँ पे, 4, ये 5, ठीक, नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, नहीं दिख रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कितना, 9 डेज, ठीक।
और यहाँ लिख देता हूँ मैं 14 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 16 और ये 17 और 18। ठीक, ये दिख रहा होगा आपको। ऐसे देखा गया है ना कि जो एग होता है यहाँ से कितने कितने मतलब 14 दिन के बाद में क्या हो जाता है, रिलीज। 14 दिन पे क्या हो जाता है, लगभग रिलीज हो जाता है। तो रिलीज हो गया है ये कितने दिन पे, 14 दिन पे, है ना। शुरुआत की 1 तारीख से, अगर तो 14वें दिन पे एग यहाँ से रिलीज हो गया है। अब अगर स्पर्म चला गया तो एक तो 1 से 2 दिन रहना है, तो स्पर्म चला गया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है 14 डेज पे। अगर मेल और फीमेल पार्ट मिलते हैं और स्पर्म चला जाता है, स्पर्म अगर हेल्दी है तो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी हो सकती है ना। तो ये चांस है। ठीक, इसके बाद एक और चांस है कि कभी कभी देखा गया कि 14 दिन पे ना हो, 14 डेज पे ना हो करके क्या हो सकता है, 2-3 दिन पहले, मतलब हो सकता है 9 दिन से लेकर के आगे चले जाइए कितना, वैसे 12 दिन माना जाता है कि 12 दिन से लेकर के कितना 14 दिन तक, और 14 से लेकर के 16, ये वाला जो टाइम होता है 12 से 16, ये बहुत डेंजरस माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है। क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होना है तो इस टाइम अगर मेटिंग हो रही है 12वें दिन से लेकर 16वें दिन, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी का चांस बनता है 99%। पर फिर भी अगर इसको छोड़ दें तो 9 से लेकर 18 दिन के बीच में छोड़ दिया जाए तो इधर तो आपके क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड होते हैं, जो किसी वुमेन्स में 5 दिन चलता है, किसी में 6 दिन चलता है, किसी में 7 दिन चलता है ना। तो इधर तो प्रेगनेंसी होता ही नहीं है, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ है तो फर्स्ट डे से लेकर के 6-7 तक नहीं होना है, इसके आगे मतलब 9 से लेकर के 18 तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक चांस होता है प्रेगनेंसी का, और इसके बाद फिर यहाँ तक प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई कपल्स है तो उनके मेटिंग के लिए ये वाला टाइम बहुत अच्छा होता है, 18 to 28 यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी नहीं होगा तो कोई आईपी लेने की जरूरत नहीं है, कोई कंट्रासेप्टिव लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है ना। तो अगर इस तरह से अगर लाइफ को थोड़ा जिए तो प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से। ठीक, समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए इसको, मतलब रिपीट करके वीडियो को ना। अब इसके बारे, अब हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं ना। आखिर क्या हो जाता है ना कि अचानक से लड़का लड़की को पसंद करने लगता है, लड़की लड़का को पसंद करने लगती है। यही किसी की गलती नहीं है ना, इसके लिए मारना पीटना नहीं चाहिए ना, पेरेंट्स को भी नहीं मारना पीटना चाहिए। ये क्या है, स्वाभाविक चीज होती है। क्यों हो रहा है, बॉडी में हो रहा है ना, तो इसको समझ लीजिए ना। समझ लेंगे तो क्या होगा, नुकसान कम होगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने लगता है। तो ये हार्मोन्स का चेंज, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे आप कहते हैं कि जवानी होने लगा तो बच्चा बड़ा हुआ प्यार होने लगा, ऐसा वैसा नहीं होता है ना। क्यों होने लगा, हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। कौन सा हार्मोन्स, वो देखते हैं। गर्ल्स में होता है, ऐसा नहीं बॉयज में होता है। गर्ल्स अगर नहीं भी बोलती है फिर भी होता है उनके अंदर, अब बॉयज तो बोल देता है ना। तो चांस बनता है क्या, हार्मोन्स बढ़ेगा। जैसे हम बात करते हैं गर्ल्स में 11 से, अभी गर्ल्स की बात करें ना, 11 से 12 इसके करीब जाने लगे तो हार्मोन्स बढ़ने लगा। कौन सा हार्मोन्स, यहाँ से एग रिलीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये रहा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन हार्मोन से रिलीज हुआ मतलब एग बढ़ने लगा तो बॉडी में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, ठीक है ना। और डिस्टरबेंस होगा मतलब वही होने लगा ना कि प्यार मोहब्बत होने लगती है, उसमें मतलब हार्मोन्स बढ़ने लगा है ना। क्योंकि कुछ नहीं, ये इसका पार्ट जो है, ये पार्ट क्या करे, डिमांड करने लगता है ना। क्योंकि इससे मीटिंग के लिए डिमांड करने लगता है, तो आप नहीं भी चाहते फिर मन में कुछ ऐसा होने लगता है ना, तो वो किसी दूसरे फॉर्म में हम दिखाने लगते हैं चीज को ना। दूसरा हार्मोन जो फीमेल में होता है, यहाँ से एग रिलीज हुआ, यहाँ पे आया अंदर, देखिए ना, यहाँ पे अंदर आया, तो अंदर आएगा तो ये हम बोले थे कि ये स्पर्म जाएगा अंदर या जाके लड़ जाएगा ना, तो लड़ेगा मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन इस ट्यूब में होना है, ट्यूब में हो जा तो वहां पे कौन सा हार्मोन होता है, ये होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। ये जब ये उम्र आ जाता है ना, तो इस उम्र में क्या होता है, सीक्रेट होने लगता है, तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे रिलीज होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो कभी कभी होता है क्या कि फैलोपियन ट्यूब खराब हो गया, किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बन ही नहीं रहा है, तो कभी मां नहीं बन सकती लड़की ना। तो मां नहीं बनती तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी आया, क्या, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, IVF, ठीक है ना। कि अगर कोई लड़की का ये फैलोपियन ट्यूब खराब हो चुका है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम है, तो IVF टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करते हैं, हम बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो, ठीक है ना, इन विट्रो, आई मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, जान लीजिए, है ना। इसमें होता क्या है कि ये हम
ये वाला काम जो एग है, एग को हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन से क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, निकाल लिए, चलिए ठीक, निकाल कहाँ डाल दिए, एक ट्यूब में डाल दिए, एग को डाल दिए, और स्पर्म को क्या कर दिए हम, मेल के स्पर्म को क्या कर दिए, यहाँ पे डाल दिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो गया, ये फर्टिलाइज हो गया। अब फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे, और ये उम्ब में, ये उम्ब है, क्या है, उम्ब, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय में बेबी बनेगा, क्योंकि केवल यूटेरस खराब था उसका ना, यूटेरस बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब खराब था, तो हो सकता है कि ये वाला चीज इसमें हम डाल के बना सकते हैं। या दूसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं सरोगेसी, मतलब दूसरी औरत को, किसी औरत को दूसरे औरत के उम्ब में क्या डालेंगे, इसको डाल देंगे, किसी दूसरे हायर करते हैं पैसा देकर के, इसको बोलते हैं सरोगेसी, तो भी हो जाएगा काम। 9 महीने वाला काम क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो ये बस खराब हो तो उसके लिए यूज करते हैं टेक्नोलॉजी आईवीएफ, ठीक, अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो काम करने से भागना नहीं चाहिए, ठीक है ना, काम सुबह करते रहना चाहिए, काम करने पे क्या होगा, ये बड़ा फ्लेक्सिबल बना रहेगा, और एक्सरसाइज करने पे तो हर बॉडी के पार्ट से करता है। तीसरा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, क्या, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन आप गांव में देखते होंगे, अगर गाय भैंस दूध नहीं देती है, बच्चे मर जाते हैं, तो दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं, उसको यही काम करते हैं ना, कि गाय भैंस को दूध निकालना है, आखिर हम पाले इसीलिए दूध निकालेंगे, तो किसका इंजेक्शन लगा देते हैं, ऑक्सीटोसिन का। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध को, मतलब गाय जो काऊ है या भैंस है, उसका बैल नहीं भैंस है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, किससे, उसके ब्रेस्ट से कंट्रोल खत्म होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, और क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा मिल्क, है ना। तो ये वहां से कर सकते हैं। वही हार्मोन्स क्या किसमें बढ़ने लगता है, फीमेल में, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में क्या हो जाता है, मिल्क आ जाता है ना, मिल्क आ जाता है, और बेबी के लिए मिल्क रेडी होने लगता है ना यहाँ पे। तो ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि मिल्क जो बन रहा है उसको रिलीज करवा दे। तो ये पहले नहीं बनता है, ठीक है ना, ये हार्मोन्स पहले नहीं बनता है। हार्मोन्स क्या बनता है, जब बेबी मतलब प्रोड्यूस होने वाले होते हैं उस टाइम हार्मोन्स क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और उससे मिल्क निकलने लगता है ब्रेस्ट से। ये सब डिसबैलेंस अगर हो गया कुछ भी, इसमें कुछ भी डिसबैलेंस होता है तो मां बनने की संभावना क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और ये सारे हार्मोन्स सही रहे, इसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या जरूरी होता है, मेंटल कंडीशन, ठीक है ना, तनाव ना हो दिमाग पे ज्यादा, ठीक है ना, मेंटली अच्छा हो। और दूसरा क्या होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, खाना पीना थोड़ा सही होना चाहिए, और इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ध्यान देना पड़ता है, या उससे पहले भी, है ना, खाना पीना सही होना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, या काम घर का करते हो तो फिर दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल करने की अलग से सोचने की जरूरत नहीं। ये 3 हार्मोन्स किसमें पढ़ रहे थे हम, फीमेल में, हाँ, तो मेल में भी कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मेल में पढ़ेगी। यहाँ तक आप, मुझे लग रहा है समझ में आ गया चीज, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप थोड़ा कमेंट करके पूछ सकते हैं बात को। और ये फिगर मैं बताया नहीं, ये सब चीजें क्या होता है, क्योंकि आपके बुक में भी फिगर है, आप यहाँ से देख सकते हैं लाइनिंग में, ठीक, और कुछ खास नहीं। ये 2 पार्ट देख रहे हैं ना आप, 2 पार्ट, ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, एग, क्या करता है, एग। इस एग का नाम क्या होता है, ओव्यूम, क्या होता है, ओव्यूम। एग जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूम। कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। कौन प्रोड्यूस करता है, ये ओवरी है ना, ये ओवरी है। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, ओव्यूम। ओव्यूम को ही बोलते हैं हम एग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेल पार्ट देखेंगे, ठीक है ना, मेल पार्ट में आखिर में क्या होता है, ओके। ये हम फीमेल पार्ट पढ़ चुके हैं ना, लगभग फीमेल पार्ट पढ़ चुके हैं। कभी कभी देखा जाता है कि फीमेल्स में ये हम पढ़ेंगे, एसटीडी जब पढ़ेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, वहां पे हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है फीमेल्स को। कभी कभी कुछ खराब हो जाते हैं, यूटेरस खराब हो जाता है, कभी इधर इन्फेक्शन उधर इन्फेक्शन, तो हम देखेंगे। उससे पहले अब हम क्या देखेंगे, मेल का पार्ट, है ना। ये गर्ल्स में आप लोग एक ट्रेंड देखते हैं कि शादियां लेट से होती है, तो लेट से होती है तो बेबी प्रोड्यूस करने की पावर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो शादी का एक उम्र होता है, उस उम्र पे कर लेना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि साइंटिफिकली देखा गया कि ये जो काम हो रहा है ना, आप देखिए कि गर्ल्स में एमसी जो हो रहा था कितना तक, 45 तक होता रहता है। 45 के बाद में चांस नहीं बनता है, और किसी किसी में होता है, अदरवाइज 55 तक उम्र तक खत्म ही हो जाता है, बंद हो जाता है। एमसी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो चांस हो तो अगर शादी अगर अच्छी उम्र पे हो जाए तो बेबी प्रोड्यूस करने का चांस बनता है, अदरवाइज बाद में लेट से नहीं होता है। ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एमसी को क्या बोला जाता है, जो एमसी हो रहा है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फर्स्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। क्या बोलते हैं इसको,
फर्स्ट टाइम जब होगा उसको बोलते हैं मेनर, और लास्ट टाइम जब होगा उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, ये टर्म अच्छा चीज है, इसको जानिए। लास्ट वाले को मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज कब आ सकता है, 45 to 55, किसी में वेरी करता है, ज्यादातर 45-50 तक आ ही जाता है ना। इसलिए कहा जाता है कि अगर उम्र 30 की उम्र में शादी ही हो रहा है तो फिर दिक्कत हो सकता है बेबी प्रोड्यूस करने पे। हर बेबी को कहा जाता है कम से कम 3 साल का गैप हो तो हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर सकते हो ना। एक बेबी के दूसरे बेबी के बाद में 3 साल का गैप होना चाहिए। तो मेनोपॉज जान लिया आप। पर ऐसा कुछ नहीं होता है किसमें, मेल में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेल पढ़ रहा है ना, तो मेल में ऐसा कुछ मेनोपॉज वगैरह नहीं होता है। मेल के लिए आजीवन जब तक जिंदा है तब तक क्या हो सकता है, तब तक स्पर्म बनते रहता है, ठीक है। और तब तक उसको चांस है कि किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है ना, ये चांस बनता है। लेकिन हाँ फिर बाद में कम होने लगता है। 40 के बाद देखा जाता है, 40-45 के बाद में 50 तक क्या देखा जाता है कि मेल में भी क्या होने लगता है, जो हार्मोन बनते हैं, ठीक है ना, या आप बात करें कि जो स्पर्म बनते हैं उसका काउंट क्या हो जाता है, कम। जैसे 1 ml में क्या होना चाहिए, 1 मिलियन होना चाहिए ना, 1 मिलियन होना चाहिए। तो ये कम हो सकता है, ये कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो नहीं होगा प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मेल में भी यही दिक्कत होने लगता है। डायरेक्टली तो हार्मोन बनना बंद नहीं होता है, इसलिए फीमेल में बंद हो गया ना, ये वाला बंद हो गया, एग का रिलीज होना। पर इसमें ऐसा नहीं होता है कुछ, पर काउंट कम हो जाता है। काउंट बढ़ाने के लिए तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं आप, या कुछ दवाइयाँ आती है जिससे काउंट बढ़ाया भी जा सकता है ना। ये बहुत फेमस है, एक दवा आता है, आयुर्वेदिक दवाई आती है जिसको सफेद मुसली बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इसमें काउंट बढ़ा देता है, बहुत बढ़ा देता है इसमें काउंट, ठीक है ना। मतलब नपुंसकता ही खत्म कर देता है सफेद मुसली। अब यहाँ देखिए आप, मेल का पार्ट है कुछ, इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा कर दिखा दीजिए। ये चीज देखिए, ये रहा पार्ट जहां हम कहाँ इंटर कर रहे थे, यहाँ पे इंटर कर रहे थे पेनिस। एक पेनिस है, और ये पेनिस कनेक्टेड किससे है देख रहे हैं आप यहाँ पे, ब्लेडर से। ब्लेडर जहाँ पे क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है ना, कहाँ से ब्लेडर में यूरिन कहाँ से आता है, किडनी से। कहाँ से, 2 किडनी से यूरिन आता है, ठीक है ना। और ब्लेडर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यूरिन बढ़ता है, और एक प्रेशर के बाद आप रोक नहीं सकते इस चीज को, ठीक है ना। तो ज्यादातर रोकने की चांस करते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है ना। कभी कभी अगर चोट लग जाता है अचानक से, अगर आप बहुत ज्यादा यूरिन यहाँ पे इकट्ठा है, चोट लगे तो फटने का चांस रहता है। तो जनरली इसको क्या करना चाहिए, पास करते रहना चाहिए ना। ये देखिए, ये लाइन कनेक्टेड है यहाँ पे, है ना, कनेक्टेड पेनिस से, ठीक। और ये आप देख रहे हैं मेल का पार्ट, जो मेल कहा जाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या, टेस्टिस बोलते हैं। ये 2 होता है, टेस्टिस को इधर मैं बनाता हूँ, ऐसा कुछ फिगर होता है टेस्टिस का ना, इसमें 2 क्या होते हैं, इस तरह के साइज से बने होते हैं। इसमें भी आप देख रहे थे 2 ओवरी था ना, और मेल में क्या होता है, 2 टेस्टिस होते हैं ना। और इस टेस्टिस को कवर करने के लिए एक मस्कुलर डिजाइन होता है ना, उस मस्कुलर डिजाइन को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये जो लिखा है यहाँ पे, ये मस्कुलर डिजाइन बाहर से लाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम बचाव करता है किसका, टेस्टिस का। तो गांव में देखते होंगे कि पूजा पाठ हम देखते हैं, गांव में बोकाऊ का होता है ना। तो बोकाऊ का क्या होता है, वो प्रेग्नेंट कर देता है ना, किसको, जो उसका फीमेल है, जिसको बकरी को ना, और बकरा वगैरह होता है, उससे प्रेगनेंसी नहीं आती, क्योंकि बचपन में ये निकाल लिया जाता है काट करके, ठीक। ये निकल गया काट करके तो क्या होगा, ये तो बनाएगा नहीं हार्मोन। और कौन सा हार्मोन बनाता है, मेल हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम यही करता है, और ये काट के निकाल देंगे तो होगा ही नहीं। तो कई लोग डिस्कस क्या करते हैं कि जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप कर देते हैं लड़कियों का, उसका क्या कर देना चाहिए, सजा देने के बजाय ये काट के निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से कभी किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते ना। या फीलिंग भी नहीं आएगी, कट जाएगा तो क्या होगा, फीलिंग नहीं आएगा। जो अभी फीलिंग हम कहते हैं ना, यंग एज में आने लगता है ना, ये होगा ही नहीं तो आएगा ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आएगा तो फिर समझिए कि बात काम कर रहा है। ये बना, यहाँ पे क्या बना, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। अब इसको जाना है ना, कहाँ पे जाना है, इसके थ्रू आना ही नहीं, बाहर आएगा तो यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ से जाएगा, देखिए ये क्या है, एक रास्ता है, ये रास्ता में जाएगा, अंदर है, पाइप से यहाँ घुसेगा। अब घुसने के बाद आप देख रहे हैं छोटे छोटे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसको देखिए, समझिए क्या है, यहाँ बना और निकला यहाँ से, ठीक है। निकल करके गया इसके पास, धीरे 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 ऐसे 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 आया और यहाँ पे आया।
तो यहाँ पे आया, तो ये सेमिनल वेसिकल से क्या है, सेमिनल, आप नाम सुनकर समझ सकते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल से क्या बनता है, सीमेन। क्या, सेमिनल वेसिकल से जो यहाँ से हार्मोन्स निकल रहा है, स्पर्म जो निकल कर गया है यहाँ से, टेस्टिस से क्या निकला है, स्पर्म। इस टेस्टिस से स्पर्म निकल कर गया है, उसमें लिक्विड कम होता है, और लिक्विड कम होगा तो मूव करना में दिक्कत होगा ना, चलने में दिक्कत होगा, तो सीमेन क्या करता है, इसमें लिक्विड ऐड कर देता है। क्या कर देता है, एक ग्लैंड है जो लिक्विड प्रोड्यूस करता है, और इसमें स्पर्म में मिला देता है। मान लीजिए स्पर्म जा रहा था ऐसे, ठीक, चलिए इसको ऊपर में बना देता हूँ। कहां से, टेस्टिस से क्या निकला है, स्पर्म, स्पर्म गया, ठीक, पर मूव करने में दिक्कत हो रही है इसको, तो सेमिनल वेसिकल्स क्या किया, सीमेन प्रोड्यूस किया। क्या किया, सीमेन प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड, और लिक्विड जैसे इसको मिलेगा तो इसको मूव करने में दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, तो आराम से मूव करेगा। तो ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, दो चीज, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, ये दोनों एक साथ मिल करके क्या करते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। और लिक्विड में ये क्या होता है, स्पर्म आराम से मूव करते हुए कहाँ चला जाता है, इसके यूरेथ्रा से तो होते हुए पेनिस से होते हुए आउट हो जाता है, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसका। तो मेन काम देखा तो सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, पहला इसमें न्यूट्रिशन भी देना, जो लिक्विड होता है उसमें क्या देना, न्यूट्रिशन, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और दूसरा इजी फ्लो, क्या होना चाहिए, इजी फ्लो या इजी पासेज बोल सकते हैं, इजी पासेज कराता है, इजी रास्ता बना देता है कि फ्लो करके आराम से सुन चला गया और यहाँ पे आ गया, फ्री हो गया। पर ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है ना, है ना। ये देखते हैं बॉडी के बाहर होता है, टेस्टिस क्या होता है, बॉडी के बाहर। क्यों होता है बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर होने का कारण क्या है इसका, ये बॉडी के बाहर, क्योंकि बॉडी के बाहर टेम्परेचर, जब भी हार्मोन बनाना है हमको या स्पर्म बनाना है, तो स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, लो, क्या चाहिए, टेम्परेचर लो। तो लो टेम्परेचर बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, बॉडी तो 37 डिग्री सेल्सियस पे है, तो लो टेम्परेचर इसको लगभग कितना 30 और 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, तो बनेगा हार्मोन्स, और हार्मोन्स बनेगा तभी तो आगे जाएगा, इसलिए बॉडी के बाहर आता है। तो ठंडे के दिनों में आप देखेंगे इसको, टेस्टिस को क्या हो जाता है, गर्मी पाने के लिए बॉडी से ऊपर की तरफ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और गर्मी के दिनों में इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये कोई डिमेरिट्स नहीं है, कभी कभी लोग घबरा जाता है बॉयज में कि ठंडी के दिनों में क्या हो जाता है, इसका सिकुड़ना होता है, तब ये सिकुड़ जाता है, और गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, क्योंकि ज्यादा बॉडी गर्म होता है तो दूर भागेगा, और ठंडी में इसको क्या चाहिए, थोड़ा गर्मी भी चाहिए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्टिंग होता है। ये दो चीज हम समझ लिए क्या काम करता है। अब बॉयज में प्रॉब्लम क्या होने वाला है, एक ही रास्ता से दोनों जाना है, देख रहे हैं ना, स्पर्म भी और यूरिनेशन भी, पर गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग, इनके लिए दोनों अलग अलग रास्ते होते हैं, यूरिनेशन का अलग रास्ता होता है, इसके लिए अलग रास्ता होता है, पर बॉयज में एक ही वे है। एक वे होने की वजह से प्रॉब्लम कभी कभी आती है, क्योंकि इरिटेशन प्रोड्यूस होने लगता है ना, इस लाइन में, यूरेथ्रा के लाइन में क्या होगा, इरिटेशन मतलब जलन महसूस होने लगता है। ये चीजें बेसिक होती है, क्या जो स्पर्म निकला है क्या है, ये बेसिक। और यूरिन कैसा होता है, एसिडिक, आप लोग सुनते होंगे एसिडिक होता है, या कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, यूरिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया है ना, ये जनरली यूरिया क्या होता है, एसिडिक, स्पर्म बेसिक, और यूरिया क्या होगा, एसिड है ना। 10th में आप लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेस दोनों मिल जाए तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज हो जाता है तो अच्छा बात भी है कि ये रास्ता क्या होता है, न्यूट्रलाइज होते रहता है ना। पर कभी अचानक से ऐसा होता है कि यहाँ से स्पर्म निकल चुका है तुरंत यूरिनेशन करने के बाद क्या होता है, ज्यादा जलन महसूस होता है, क्योंकि यूरिन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, सॉल्ट, क्या बनता है, सॉल्ट, और इसी सॉल्ट की वजह से क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे कभी कभी थोड़ा जलन महसूस होने लगता है। अब काम न करने की वजह से, दिन भर बैठे रहने की वजह से इसका साइज बदल सकता है, देख रहे हैं ना, ये इस पे प्रेशर पड़ सकता है, दिन भर चेयर पे कोई बैठा हुआ है, कोई फिजिकल काम वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये इसका एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा ढंग से, और फिर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से ये सीक्रेट जो कर रहे थे हार्मोन्स बोल रहा हूँ मैं, लिक्विड, वो कम करेंगे तो दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा। और ये ही दिक्कत होने लगती है जब 40-50 उम्र में चले जाता है बॉयज, तो क्या होने लगता है,
ये सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ क्या हो जाता है, इरेगुलरिटी आ जाता है, उतना हार्मोन नहीं बनाता है जितना क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। हाँ, तो न बनाने की वजह से क्या हो सकता है, ये इनफर्टाइल हो सकते हैं, ये कैपेबल नहीं होंगे बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रेगनेंसी लाने के लिए। तो इसीलिए इस बॉयज का भी शादी लगभग एक एज पे कर देना चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है आगे फिर इसकी वजह से दिक्कत होने लगती है ना। ये सब आप लगभग चीज समझ चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो हमसे पूछिए, ठीक, कमेंट कीजिए, पूछिए। और तो अब हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मतलब कहने का मतलब अगर बॉयज बन ही गए हैं और गर्ल्स बन ही गई है तो फिर क्या हो सकता है, कभी मेटिंग हो सकता है, कभी दोनों मिल सकते हैं ना। तो मिलेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ होगा, तो उसके वजह से क्या करना पड़ेगा, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जिसे कहा जाता है कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए ना। चाइल्ड मैरिज से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, गर्ल्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उस सबसे बचना चाहिए। उसी तरह से हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान कैसे रखें ना, ये बहुत जरूरी है। अगर लाइफ अच्छा से जीना है तो बहुत जरूरी है। तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं, पहले जानते हैं एसटीडी, है ना। तो एसटीडी होता क्या है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम के लिए तो आपसे पूछ ही सकता है, पर नहीं जानिए, ऐसे भी लोगों को जानना जरूरी है, किसी को भी जानना जरूरी है, सब चीजें क्या होती है जानते हैं तो आप बहुत सेफ रह सकते हैं। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीज, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हमें ऐसे खांसी जुमला ये सब क्या हो गया, नॉर्मली किसी को भी हो सकता है। पर ये एसटीडी क्या होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, मतलब मेटिंग या पॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद नहीं होता है सब चीजें। ये कैसे होता है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं ना, ये जानिए। तो दो तरह की बीमारियां हो सकती है एसटीडी, क्या हो सकता है, या तो बैक्टीरिया से, है ना, या कि किससे, वायरस से, ठीक, दो तरह से हो सकता है। तो बैक्टीरिया से कोई बीमारी है जो होती है, हाँ बिल्कुल। अगर क्या हो रहा है, अगर पेनिस का मीटिंग हो रहा है किससे, वेजाइना से, ठीक है ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या वायरल क्या हो सकता है, वायरल डिजीज हो सकता है। तो बैक्टीरिया से कुछ होता है क्या, हाँ माना जाता है गर्ल्स में बहुत जबरदस्त बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं गोनोरिया, है ना। ठीक है ना, ये रहा गोनोरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोनोरिया किससे, बैक्टीरिया वायरस से होता है। क्या बोलेंगे आप, गोनोरिया। गोनोरिया में होता क्या है, ये मतलब हाथ वगैरह पे या जेनिशियल पार्ट पे, मतलब फीमेल पार्ट या बॉयज के जो उसके साथ मीट कर रहा है उसके जेनिशियल पार्ट पे, मतलब उसके और सेक्स ऑर्गन पे क्या हो सकता है, चकता चकता टाइप में हो जाता है, तुलसी टाइप में हो सकता है, इरिटेशन आएगा, जलन आएगा, पूरा चमड़ा वहां का उधर सकता है, ऐसे बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादा इन्फेक्शन होने पे प्रॉब्लम होगा, काटना भी पड़ सकता है आपको पेनिस को, है ना, या फिर वेजाइनल ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, सर्जरी। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे ये देखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, साइफिलिस। साइफिलिस ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें भी ऐसा ही कुछ लक्षण देखते हैं, पर एक अच्छी बात है कि परमानेंट नहीं होता। अगर शुरुआत में हम इसे डॉक्टर से दिखाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ठीक हो जाता है, और इससे बचने के लिए यूज करते हैं। या पहले भी देख लेते हैं वायरस। तो वायरस से क्या हो सकता है, वायरस में हम पढ़ते हैं एक HIV एड्स ना, ये तो क्वेश्चन अगर पढ़ना है, जिसको बुक में पढ़ना है, जिसको एग्जाम देना है, उसके लिए तो इसका फुल फॉर्म पहले पूछ सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, पूरा इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, गाड़ी का, आप गाड़ी चल रही हो और उसका धुआं जो होता है, धुआं निकाल दिए तो चलेगी आगे क्या, नहीं चलेगी ना। या इंजन खराब कर दिए तो चलेगी गाड़ी, नहीं, गाड़ी का गाड़ी है, इंजन खराब हो जाता है, समझिए, मतलब बॉडी एकदम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जल्दी बुखार ठीक नहीं होगा, जल्दी सर्दी ठीक नहीं होगा, कुछ भी होगा, आपको बीमारी ठीक होना ही नहीं है। न काम करने का मन करेगा, थकावट लगा रहेगा, नॉर्मली इसका सिम्टम 2 साल 3 साल 4 साल बाद में दिख रहा है। तो ये बहुत दिक्कत है, मिलियंस लोगों को हो रहा है। इंडिया में बहुत सारे लोग हर साल हर रोज हजारों लोग इससे बीमार होते हैं। क्यों, इसके वजह से क्योंकि ये मिल जाते हैं, दोनों मिलते हैं लड़का लड़की, और चांस होता है कि अगर इन्फेक्टेड है दोनों में कोई एक, तो दूसरे को पास हो जाना है, बिल्कुल। दूसरा आता है वार्स, ये भी बीमारी वायरस की वजह से होता है। एक तो HIV एड्स और वार्स। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से ये होता है, ठीक है ना। ये एड्स, ठीक है ना, एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसके लक्षण हमें बता चुके हैं कि ऐसा ऐसा चीजें होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
ये चीज हो सकता है। तो इन सब चीजों से बच सकते हैं क्या? हाँ एक चांस है पर 100% चांस नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको कवर कर सकते हैं ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? कवर। तो कवर करने के लिए क्या आता है? एक डिवाइस आता है ना, ऐसा कुछ डिवाइस बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? कंडोम। ठीक, तो इससे अगर हम कवर करते हैं इसको, पेनिस को, तब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो चांस है क्यों? बच सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या होता है, यहीं पे इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे अंदर नहीं जा पाता है। ठीक, बाहर नहीं निकलेगा। ये कि प्लास्टिक का बना होता है या फिर वैगिना को कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आता है एक लेडी कंडोम। ठीक है ना, तो इससे क्या करते हैं हम, ये जो हम अभी पार्ट पढ़े थे ना ऐसा, ठीक है, तो ये कवर कर, यहाँ पे हम क्या करते हैं? कवर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कवर कर देते हैं, तो ये स्पर्म क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको निकाल के हम क्या कर सकते हैं? बाहर फेंक सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं मतलब बचने के, पर ये मतलब 100% सिक्योर नहीं है कि नहीं, कहीं ये अगर फटा तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो ये फट भी जाता है, चांस होता है फट जाने का, ये बच सकते हैं इससे। पर अगर इसके और तरीके क्या है, अगर ये यूज ना करें, क्योंकि डेली कोई यूज नहीं कर सकता इसको, तो इसके लिए भी क्या है, कुछ और रास्ते हैं जिसको हम समझते हैं बचने के लिए। ये बचने के लिए क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। आइए देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब समझिए पहले ना, बिल्कुल ये है, लोगों को जानना जरूरी है, अगर नहीं जानते, इसलिए आप अगर हो सके तो अपने दोस्तों को सबको इस चीज को जानकारी दीजिए, चाहे मेरे वीडियो से या किसी तरह से। ये यंग एज में जानकारी बहुत जरूरी है, नहीं होता है तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है, पूरी जिंदगी पास करना पड़ता है। तो फिर आप इसको आराम से शेयर कीजिए, लोगों को दिखाइए कैसे बच सकते हैं ना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को बचा देना, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना है। तो क्या बोलेंगे? अवॉइड प्रेग्नेंसी। तो कैसे अवॉइड करें भाई? वो तो बचाना है, प्रेगनेंसी को बचाए, पूरे जीवन बचाए? नहीं तो गलत हो जाएगा, बचाना नहीं है। अनवांटेड, क्या बोलते हैं इसको? अनवांटेड। तो कोई होता है शादी के 2 साल बाद में भी चाहता है, कोई 5 साल बाद चाहता है, इस तरह से। तो अनवांटेड अगर बीच में ही हो गया तो दिक्कत है उनको, कहीं जाना है, कोई काम करना है, ऑफिस का काम है, दिस दैट है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं ना। और वो मेथड्स अभी हमने फिजिकल मेथड पढ़ा था ना, जेनिशियल कवरिंग करके, है ना। तो फिजिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं ना। इसमें क्या किए थे हम लोग? कंडोम का यूज कर रहे थे। ठीक, तो फिजिकल मेथड पढ़ लिए। दूसरा क्या हो सकता है? केमिकल मेथड्स, है ना। केमिकल्स आजकल बहुत फेमस है, डॉक्टर्स भी दवाइयां देते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, या फिर वैसे भी कोई दुकान से खरीद सकता है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। ठीक, केमिकल मेथड में आप क्या पढ़ेंगे? आई पिल्स वगैरह आते हैं, पिल्स, है ना, पिल्स आते हैं जो क्या कर देता है, इसको और प्रेगनेंसी को रोक सकता है। ठीक है ना, पिल्स दवा लेते हैं, तो ये हमेशा के लिए नहीं होता है, ये टेम्पोररी ट्रीटमेंट है एक तरह से समझिए। ठीक, तीसरा आता है सर्जिकल। क्या? सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड तो सेफ होता है लॉन्ग पीरियड्स के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल या पूरे लाइफ के लिए भी। लेकिन ये सर्जिकल मेथड होता तो है, पर ये सेफ नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्जरी में क्या हो सकता है, कुछ सर्जरी में इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर्जरी में इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत है ना। अभी हम फिगर जब पढ़ रहे थे मेल पार्ट का, तो बोले थे ना, टेस्टिस को ही काट के हटा दिया तो क्या हो सकता है, कभी फीलिंग ही नहीं आएगी। तो टेस्टिस को नहीं काटते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शादी में क्या करना, फीलिंग तो शादी को बदलाना ही है, लेकिन क्या लाना है, कंट्रोल में लाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, टेस्टिस को नहीं, बल्कि जो टेस्टिस से हम एक रास्ता देख रहे थे ना, आप यहाँ देखिए, यहाँ ये टेस्टिस का, और टेस्टिस से एक रास्ता था, ठीक है ना, ऐसे। इसको क्या बोलते थे, वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? तो वास्ट डिफरेंस को हम क्या करते हैं, क्लोज। क्या कर सकते हैं, क्लोज कर दें। तो स्पर्म जाएगा ही नहीं बाहर, स्पर्म नहीं जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो नहीं जाएगा तो बिल्कुल प्रेगनेंसी से रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि बाहर जाएगा ही नहीं। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, बांध देते हैं इसको। सर्जिकल मेथड क्या कर देते हैं, तो जब मेल में बांध देते हैं वास्ट डिफरेंस को, तो इसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। फीमेल में भी आप क्या देखे थे, ऐसे आप ये एक था, इधर भी ओवरी था, ओवरी का ऐसा कवरिंग था, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ना, ऐसा। इस फैलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, बांध देंगे।
तो बांधने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? अगर ये मेल के लिए हो गया, अब फीमेल में हो जाए तो ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी। ये फीमेल में, ठीक है, ये फीमेल में हो गया। ये दो काम कर सकते हैं सर्जरी में, और एक और काम कर सकते हैं जो लेडीज के लिए है ना, वो हम देख लेते हैं। ये समझ में आ गया हो तो ये सब चीजें आप बच सकते हैं। पर ये आप फेमिनिन में सर्जरी क्या करवाएंगे नहीं, वो मैरिज के बाद है तो घर वाला सपोर्ट करेगा, पहले है तो कांड हो जाएगा ना। केमिकल मेथड्स ज्यादातर यूज करते हैं लोग, गर्ल्स के लिए बहुत हानिकारक है, ध्यान रखें गर्ल्स को, ठीक है इस बात का ना। बॉयज को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होगा ये पिल्स की वजह से। आजकल मैं अफेयर्स चलते हैं जिसमें ये पिल्स का बहुत यूज होता है ना, इससे बचना चाहिए ना, गर्ल्स को खुद सोचना चाहिए। फिजिकल मेथड्स भी डेंजरस है, ठीक, तो सारी बहुत जरूरी चीज होती है इसलिए, है ना। एक और काम कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आप देखिए यहां पे हम क्या बना सकते हैं, यूटेरस ना, ऐसे ऐसे कुछ था ना, तो ये क्या था? यूटेरस। और यहीं से क्या होता था, देख रहे हैं ना, यहीं से तो जाना था किसको? स्पर्म को जाना था ना। तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं? मेटल का कॉपर टी। क्या डालते हैं? सर्जिकल मेथड में आता है कॉपर टी। कॉपर जानते हैं, मेटल, ऐसे ये मैं लिख देता हूँ, जो जगह नहीं याद देता हूँ। कॉपर, कॉपर टी, कॉपर टी मतलब टी शेप का कॉपर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये टी शेप का क्या बनाते हैं? कॉपर, कॉपर जो मेटल होता है उसका, और यहीं पे डाल देते हैं ऐसे। देखिए, देख रहे हैं इस चीज को, ये भी बहुत डेंजरस होता है। इससे प्रेगनेंसी आप 3 साल 4 साल तक रोक सकते हैं, 2.5 साल 3 साल 4 साल तक। ये देखिए यूटेरस में हम क्या कर दिए, इसको कॉपर टी को डाल दिया। आप बताइए, आप यहाँ से जाएगा अगर इसमें तो नहीं पहुंच पाएगा ना, इसमें नहीं तो क्या हो गया, रुक गया प्रेगनेंसी। लेकिन ये कॉपर टी हम जब 3 साल 4 साल बाद निकालेंगे तो हो सकता है जहाँ पे था वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से काटना पड़ सकता है पूरा। तो काटने की वजह से और फीमेल्स को हो गया पूरी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम, कभी कमर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी पेट दर्द, काम नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बहुत सारी दिक्कत। तो कॉपर टी भी डालना डेंजरस होता है, ठीक है ना, इस सर्जरी से डालते हैं इसमें, तो कॉपर टी डाल के भी कर सकते हैं। ये चीजें हैं ना जिससे हम क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर जान गए तो थोड़ा कुछ बचाव रख सकते हैं। और इसीलिए पीरियड्स की जो टाइमिंग होती है उसको भी अगर ध्यान में रखते हैं तो ये सब ज्यादा चीजों को आएगी नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर उस चीज को आप समझते हैं और उसको कंट्रोल वे में यूज करते हैं तो ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक। रुक जाइए, एक चीज और जान लीजिए आप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपसे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर तो मैं नहीं हूं, पर इस सब चीज से रिलेटेड जो भी है नॉलेज मैं चाहूंगा कि आपको अवेयर कराऊं, ठीक। ये IUCD क्या होता है, ठीक है ना, फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछेगा IUCD क्या होता है। इसको आई से क्या बनता है, इंट्रा यूसी यूटेराइन कंट्रासेप्टिव, क्या कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव मतलब समझ गए, अवॉइड करना है किसको, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, और ये डिवाइस है जो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इंट्रा यूटेराइन, यूटेरस में क्या करेंगे, यूटेरस के अंदर यूज कर रहे थे ना ये, तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी को रोकने वाला डिवाइस, क्या कॉपर टी, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर टी। तो कभी पूछे आपसे पूछे कॉपर टी होता क्या है, तो बिल्कुल मेटल का एक टी शेप का क्या होता है, कॉपर की बनाते हैं टी शेप, ऐसे मान लीजिए यहाँ से बना है और थोड़ा बेंड होता है, इसको इसमें डाल देते हैं, सर्जरी के थ्रू डालते हैं, डालने डॉक्टर करता है काम, और फिर इसी को बोलते हैं IUCD, ठीक, कॉपर टी। और ये चीज होगा, और आगे हम इसी सीरीज में अगला लेसन देखते रहेंगे। आज फिर मिलते हैं आगे।